सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा पुनः आपके बीच हिंदी व्याकरण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक आज का है वर्ण विचार। आज हम सभी वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप पिछले सभी व्याकरण संबंधित वीडियो देख चुके होंगे और अपना अपना नोट्स बना चुके होंगे, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को एक बार लिख लेंगे तो लिखने के बाद वह पुनः याद हो जाता है। यदि आप कोई भी चीज़ एक बार सुनकर अपने मन से लिखते हैं तो याद हो जाता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपना अपना नोट्स बनाते रहें। आज हम लोग हिंदी व्याकरण सप्तम व अष्टम के लिए पढ़ेंगे। आज का हिंदी जो व्याकरण है उसमें हम वर्ण विचार के अंतर्गत जो हम बताए थे कि वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि, वर्ण एवं वर्ण के विभिन्न भेदों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है ध्वनि का अर्थ आवाज। ध्वनि का अर्थ आवाज होता है। उदाहरण जैसे पंखों का चलना, मनुष्य का बोलना, गाड़ियों की आवाज, गाड़ी की आवाज, अन्य कई तरह की ध्वनियाँ, आवाज अर्थात ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनि का अर्थ सामान्यतः हम लेते हैं आवाज से। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं पंखे चल रहे हैं तो आवाज करते हैं, मनुष्य जब बोलता है तो आवाज होता है, गाड़ियाँ जब चलती है तो गाड़ी की आवाज होती है, अन्य कई तरह की आवाज अर्थात ध्वनियाँ होती है। सामान्यतः कहीं भी कुछ भी जो हमको सुनाई देता है वह हमारी ध्वनियाँ होती हैं। जैसे पशु बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, मेढक की टर्टल की आवाज़ होती है, कोयल की कुकू होती है, मोर की आवाज़ होती है, कौवे की आवाज़ होती है। यह सब ध्वनि कहा जाता है। लेकिन यह तो हो गया साधारण परिभाषा ध्वनि की। लेकिन हम व्याकरण की दृष्टि से ध्वनि देखेंगे, तो भाषा की सबसे छोटी अर्थात लघुत्तम भी से कहते हैं हम, भाषा की सबसे छोटी अर्थात लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी अर्थात लघुत्तम इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। अर्थात जो हम बोलते हैं वो आवाजें भाषा के क्षेत्र में जो आदान प्रदान के रूप में प्रयोग की जाती है उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बाद हम वर्ण देखेंगे। सामान्यतः जब हम परिभाषा लेते हैं तो कहीं कहीं यह भी देखने मिलता है किताबों में कि ध्वनि को ही वर्ण भी कह देते हैं। वर्ण की परिभाषा देखेंगे। वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह
मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ध्वनि की बात, वही मूल ध्वनि जिसे हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, ङ भी लिख सकते हैं, ङ। जो भी हमारे यह वर्ण है, इसमें यह मूल ध्वनि, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें ये होता है क जोड़ अ, क जोड़ अ होगा तो ये हमारा हो जाएगा क जोड़ अ, तब जाकर यह क होगा, यह जिसे हम अक्षर कहते हैं। इसे भी हम सामान्यतः वर्ण कह देते हैं, क्योंकि वर्ण इसका हम सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। यदि हम इसमें से ये अलग कर देते हैं, क से यदि हम अ, ये क है, अ को हम अलग लिख देंगे तो हमारा कोई सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं होगा, ये निरर्थक होगा। इसलिए क को भी हम वर्ण कह देते हैं, और वर्ण को ही सामान्यतः हम अक्षर कहते हैं। यहाँ से एक और परिभाषा होती है अक्षर। अक्षर की परिभाषा, अक्षर इसके शब्दार्थ के आधार पर देखेंगे। शब्दार्थ के आधार पर परिभाषा, जिसका क्षर अर्थात विनाश न हो, अर्थात जो ध्वनियाँ नष्ट न हो उसे अक्षर कहते हैं। अर्थात जो ध्वनियाँ या वर्ण नष्ट न हो उन्हें हम अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला, तो वर्णमाला को हम कह सकते हैं वर्णों के समुदाय, वर्णों के समुदाय समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय या समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण 52, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब हम वर्णों के भेद में दो भेद हमने पढ़ा है, स्वर व्यंजन। स्वर
व्यंजन, स्वर की परिभाषा देखेंगे। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में मूल स्वर जो होते हैं, जिन्हें हम मूल स्वर कहते हैं, वह अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आ, बड़ी, बड़ा, ये 3 दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में आपका ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में मूल स्वर अर्थात ह्रस्व स्वर, जिसे हम छोटी मात्रा में लेते हैं, अ का तो कोई मात्रा होता नहीं है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन बाकी सबकी मात्राएं होती हैं। तो मूल स्वर ह्रस्व स्वर जिसे हम कहते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर आ, ई, उ। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से हिंदी में स्वर, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। ठीक। इसके बाद एक और होता है अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह में होता है अंग, आ। ये हमारा अनुस्वार कहते हैं। ये हमारा होता है विसर्ग। विसर्ग होता है। ये हमारा अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया। ये हमारे हिंदी में स्वरों की मात्रा होती है। इनको अयोगवाह इसलिए कहा जाता है। अयोग यानी अयोग, कोई योग न हो किसी के साथ। अभी हम स्वर की परिभाषा पढ़े हैं। स्वर की परिभाषा में है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, जो वर्ण स्वयं द्वारा उच्चरित हो, किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसमें आप देखेंगे अंग में अनुस्वार यह है, हिंदी है, यानी यह सहयोग द्वारा बोला गया है। और अ में ये विसर्ग लगा हुआ है, यह भी सहयोग के द्वारा लिया गया है। इस प्रकार से यह स्वर नहीं है। और व्यंजन की परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। तो व्यंजन
वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजन में स्वर की सहायता उसमें अनिवार्यता हो जाती है, चाहे वह संयुक्त व्यंजन हो या मूल व्यंजन हो, उसमें स्वर की सहायता अनिवार्य हो जाती है। स्वर की सहायता इससे ही बोले जाते हैं। और इसमें स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता से, अन्य चिन्हों की सहायता से बोला जा रहा है। जैसे इसमें अनुस्वार, इसमें विसर्ग, तो यह न व्यंजन की श्रेणी में आता है न स्वर की श्रेणी में, इसीलिए हम इसको अयोगवाह कहते हैं, यानी किसी के साथ योग नहीं, यह अकेले स्वतंत्र है। इसको सामान्यतः जब 12 खड़ी सुनीत कुमार चटर्जी कालेलकर ने जब 12 खड़ी का निर्माण किया तो 12 खड़ी में पढ़ने की सुगमता के साथ, क्योंकि इसकी लिखावट बनावट देखते हुए इसको स्वरों के साथ रख लिया गया। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो कुल स्वर 12 खड़ी के आधार पर कुल स्वर 13 हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में स्वर जो पूछे जाए तो कभी 11 लिखिएगा, कुल स्वर जब आता हो तब 13 की बात आती है। ठीक है, स्वर 11 ही होते हैं। अनुस्वार विसर्ग को हम स्वर के साथ नहीं लेते हैं। केवल 12 खड़ी को जब लिखने की बात आती है तो 12 खड़ी के साथ इसको हम लेते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान अर्थात जब हम स्वर बोलते हैं तो वह किन किन कहाँ से ध्वनियाँ उसके लिए निकलती है, यह हम जानेंगे। स्वरों के उच्चारण स्थान में देखिए, ये स्वर है अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। एक नंबर हो गया, ये हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अर्थात अ का उच्चारण स्थान हमारे कंठ से होता है, अ कंठ से उच्चारण स्थान होता है। आ उसी का रूप है, इसलिए कंठ ये भी हो जाता है। ई ताल, ई इसे हम तालम पे भी कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान ये हो गया हमारा कंठ, ये हो गया हमारा ताल, ये भी हमारा हो गया तालव्य। ऊ, ओष्ठ, ओष्ठ कहते हैं इसे हम, ओष्ठ द्वारा, यह भी ओष्ठ हो जाएगा। री मूर्धन्य में कहते हैं। मूर्धा यानी हमारी ताल और जीभ के पीछे का हिस्सा, इसको मिलकर उच्चारण में री, और री हम बोलते हैं इसको। ए कंठ ताल, कंठ और ताल, ये भी हमारा हो गया कंठ ताल। कंठ और ताल दोनों से मिलकर मिलाता है। ये हो गया कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कहा जाता है। ये भी हमारा हो गया कंठोष्ठ, कंठोष्ठ अर्थात ये कहते हैं कंठ और ओष्ठ,
ओष्ठ, कंठ प्लस ओठ, कंठ और ओठ। ये हमारे देखिए फिर से अ कंठ से, आ भी कंठ से उच्चारण था, कंठ से बोलते हैं। ई छोटी ई तालव्य, बड़ी ई भी तालव्य, तालु से आवाज आता है। उ ओष्ठ, दीर्घी यू भी ओष्ठ, री मूर्धन्य यानी मूर्धा से, जो जीभ और जीभ के पीछे का हिस्सा और ऊपर तालु के पीछे का हिस्सा। तो री जीभ हमारे तालु के पीछे जाकर लड़ती है, उसे मूर्धा करता है। ए कंठ और ताल दोनों सटता है। ऐ भी वही कंठ और ताल। ओ कंठ और ओष्ठ, औ भी कंठ और ओष्ठ। इसके बाद आता है जो अयोग वा है, उसमें हमारा होता है अंग। अंग को हम कहते हैं नासिका से उच्चारण होता है, नासिका, नासिक के इसे कहते हैं, उच्चारण होता है नासिका। कंठ के साथ नाक से इसकी आवाजें निकलती है। और ये अह, इसका हो गया कंठ, केवल कंठ से आवाज आती है, कंठ। ठीक है भैया बहनों, इसको लिख लेंगे और इसे याद करेंगे। आज के लिए होमवर्क में स्वर की परिभाषा और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या लिखेंगे।